रंग रंगीलो प्रदेश है हमारो, कई रंग है हमारा ही प्रदेश की संस्कृति माए। और जना ही तो ओ रंगीलो राजस्थान है सा, अलबेलो राजस्थान है सा। स्वागत करूं सगड़ा को भी कार्यक्रम माए जो संस्कृति का बस सगड़ा रंगा में रंगेड़ो है। कार्यक्रम है अलबेलो राजस्थान और कार्यक्रम माए था के सागे मैं हूं पूनम कंवर और हमारे सागे है मैं प्रणय भारद्वाज। आपका मेरी ओर से भी बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। राजस्थान की संस्कृति में रचे बसे इस कार्यक्रम जिसका नाम है अलबेलो राजस्थान। और पूनम जी, हमारा राजस्थान बहुत ख़ास राजस्थान है। इसमें हर दिन बड़ा ख़ास है, हर पल बड़ा ख़ास है और हर तीज त्यौहार, हर उत्सव बड़ा ख़ास है। इसीलिए आज का जो ख़ास दिन है यानी 25 फरवरी का दिन, उस बारे में कहना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे देश में कथा गायन वाचन की जो विधा है वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है और इसी की बहुत एक सिद्धहस्त कलाकार हैं पद्म विभूषण तीजन बाई। उनका आज जन्मदिन है तो हम उन्हें याद करते हैं, बड़े प्रेम से याद करते हैं। और आज ही का दिन 25 फरवरी का दिन 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत यात्रा पर आया है और आपा को अभिवादन कराया है। नमस्ते ट्रंप। और इसी के साथ बताना चाहेंगे कि हमारे भारत का जो स्वदेशी संचार उपग्रह था वो आज ही के दिन 25 फरवरी को इनसेट 1C लॉन्च हुआ था। और आज ही का दिन 25 फरवरी का दिन 2023 में भारतीय महिला क्रिकेट टीम T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल में पुगी है। और अगर आपने साहित्य पढ़ा हो या साहित्य के अनुरागी हमें देख रहे हो इस समय, तो हिंदी साहित्य में एक बहुत बड़ा नाम है असगर वजाहत साहब। उनका भी आज जन्मदिन है तो हम उन्हें भी याद करते हैं। तो वो तो याद कर लिया आज का जन्मदिन और आज को दिन क्यों है खास। हाँ। अब आगे बढ़ा कार्यक्रम में। हाँ। जो बात करी है यहाँ पर रंगा की। हाँ। तो प्रणय भाई साहब एक बात बताओ कि रंग वास्तव में है तो घना जरूरी। बिल्कुल जरूरी। जिंदगी में रंग हुआ है तो आपने जिंदगी रंगीन हो जावे है और बेही रंग जे जिंदगी में कोनी हुआ है तो जिंदगी रंगहीन हो जावे है, नीरस हो जावे है। बात बिल्कुल सही कही है। और रंग हमारी ज़िंदगी में इसलिए महत्व रखते हैं क्योंकि हम हर रंग को अपने नज़रिए से देखना पसंद करते हैं और उस रंग की व्याख्या भी, उसकी परिभाषा भी हम ही करते हैं। तो आज भी हम रंगों की बात करेंगे, वो इसलिए करेंगे क्योंकि आज हमारे बीच में एक बहुत ही बेहतरीन चित्रकार मौजूद हैं जिन्होंने अपनी चित्रकारी से सभी का दिल जीता है। तो क्यों ना उनसे मुलाकात की जाए। बिल्कुल। तो आइए मिलते हैं रंगों के बादशाह और शिल्पकारी के शहंशाह, जाने माने पेंटर, स्कल्प्टर और मास्टर क्राफ्ट्समैन पद्मश्री तिलक गिताई से। बहुत बहुत आपका स्वागत गिताई साहब। नमस्कार। राजस्थान में तो आप आया हो आज अलबेलो राजस्थान का मंच पर जी। और बात कर रहे हैं रंगा की जी। और बात कर रहे हैं कि आप शिल्पकार हो। तो सबसे पहले शुरू कर लिया कि जिंदगी में रंग क्यों जरूरी है, कतराक जरूरी है जिंदगी में रंग क्या रंगीन बनावे है। देखिए, रंग इतना ज़रूरी है कि उसके बगैर सब कुछ फीका है। हमारे जितना भी ख़ास तौर से राजस्थान की संस्कृति है और उसमें आप देखेंगे इतनी कलरफुल है, चाहे आप गाँव में चले जाएं, चाहे और उनके पहनावा, उनका सब कुछ इतना रंग रंगीला है कि वो प्रभावित करता है हर किसी को। जी सुई ने किया जावे है रंगीलो राजस्थान, अलबेलो राजस्थान। जी। अब आप जाना कि जो वहाँ की शुरुआत है बा किया हुई, किया है आगे बढ़िया, आपने जो है कि प्रेरणा मिली बचपन से ही मिली, किया शुरुआत हुई। ऐसा कला मुझे विरासत में मिली। मेरे पिता श्री राम गोपाल जी 1935 में महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट से उन्होंने 2 सब्जेक्ट में डिप्लोमा किया। उनकी प्रतिभा के पीछे उनको तुरंत ही जो है महाराज बीकानेर गंगा सिंह जी ने बीकानेर बुलाया। उनकी एक आदत थी कि प्रतिभाओं को वो प्रशय देते थे और अपने यहाँ उनको बुलाने का निमंत्रण देते थे। तो फादर के लिए तो ये बहुत बड़ा जो है मौका था। वो वहाँ माइग्रेट हुए, 10 साल वहाँ रहे वो, और उन्हीं से मुझे ये सारी चीज़ें जो है वो विरासत में मिली। मेरी पैदाइशी बीकानेर रही और उन्होंने बहुत ऐसे प्रमुख काम किए, जिस एक काम का मैं ख़ास तौर से जिक्र करूंगा जी कि आखिरी वायसराय जब लॉर्ड माउंटबेटन यहाँ से गया तो उसको सभी महाराजाओं ने बड़ी प्रेशियस गिफ्ट दी। तो सबसे प्रेशियस गिफ्ट वो मेरे पिताश्री की बनाई हुई थी और वो उस ज़माने में करीब 50,000 रुपये की बनी थी। अच्छा। और आज भी लंदन में उनके पर्सनल म्यूज़ियम में वो रखी है। और उस वक्त जो भी उनके सिक्के हैं, जो भी पेंटिंग्स हैं, कुछ और इस तरह के काम हैं जो और कोई नहीं करता था, उसमें वो माहिर थे। मेटल एम्बॉसिंग है, एनग्रेविंग है, मीनाकारी है। तो ये सब चीज़ मुझे विरासत में मिली। तो किस उम्र से आपकी शुरुआत हुई चित्रकारी की या शिल्पकारी की?
देखिए, मेरी जन्म के बाद उन्होंने वापस जयपुर का जो है वो रुख पकड़ लिया कि अब मैं काम जो है अपना ही करूँगा। जी। और उन्होंने यहाँ आकर के एक बहुत फेमस अपना जो है वो कला संस्थान खोला, राजस्थान कला मंदिर। त्रिपोलिया के गेट के सामने ही कॉर्नर पे था, हिंद होटल के नीचे। तो ऐसे जब स्कूलिंग शुरू हुई तो भी मन लगता था कि मैं ड्राइंग बनाता रहूं, और उसी में ज़्यादा ये रहा कि कुछ न कुछ बनाते रहना, पढ़ने में मन कम लगना। जब मैं 8वीं में था तो एक बहुत ही रोचक किस्सा मेरे साथ हुआ। हमारे कला शिक्षक जो है आए और उन्होंने एक मेरे को मोटिव दिया सभी को कि आप ये बनाएं। हाँ। मैंने उसको बनाया तो वो देखते देखते मेरे पास आके खड़े हो गए और बोले कि आपने इसको बटर पेपर से ट्रेसिंग किया है। मैंने कहा नहीं साहब, ना तो मेरे पास बटर पेपर है और ना मैंने ट्रेसिंग किया है। तो उन्होंने सोचा कि शायद ये झूठ बोल रहे हैं और ये हो नहीं सकता कि इन्होंने, तो बोले ये चौक लो और ब्लैक बोर्ड पे जाके खड़े हो जाओ और अब जो मैं देता हूँ उसको बनाओ वहाँ। तो एक बार तो मैं थोड़ा सा झिझका, 30-40 बच्चों की क्लास में मैंने वो ड्रॉ कर दिया। उसे ड्रॉ करने के बाद उन्होंने कहा कि ये तो अद्भुत है, आपको कला वाकई विरासत में मिली है और इस स्कूल की जो एनुअल अवार्ड्स होते हैं उसमें आप बेस्ट आर्टिस्ट का अवार्ड आपको मिलेगा। तो वो इस तरह से कला की जो है वो शुरुआत हुई और फिर निरंतर वो जो है आफ्टर हायर सेकेंडरी मैंने IGD मुंबई किया। तो तिलक साहब, ये जो शुरुआत हुई ना, जी। उसकी एक झलक हम यहाँ देखते हैं कि शुरुआत से लेकर अब तक हम कहाँ पहुँचे हैं। जी बिल्कुल, एक झलक देखते जी हैं। बिल्कुल। जी आइए।
वाह तिलक साहब, ये इतनी बेजोड़ चित्रकारी है और शिल्पकारी हम जो देख रहे हैं नमूने, ये कमाल है। ये सब आपके हाथों से बनाया हुआ है, गढ़ा हुआ है जी। तो इसमें जाने के लिए या इसको हूबहू वैसा उतारने के लिए जो कला आप में चाहिए वो आपके अंदर है और आपने एक लंबा समय इसमें दिया है। तो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, शिल्पकारी के बारे में बात करेंगे, लेकिन चित्रों की हमने रंगों की बात की थी पूनम जी जैसे, तो किस तरह के रंगों का इस्तेमाल करते हैं? हमने शुरू में बात की कि रंग कितनी तरह के होते हैं। जी। आप बताएं कितनी तरह के रंग होते हैं? हमने तो इंद्रधनुष देखा है। बेसिकली तो देखिए, विज्ञान भी यही कहता है जी। इस प्रकृति में 7 रंग होते हैं जी। और सूर्य की किरण से भी ये साबित हुआ है जी। कि 7 रंग होते हैं मुख्य रूप से। जी। और इसी तरह से जो है मैं समझता हूँ कि संगीत में भी 7 सुर होते हैं, चाहे वो वेस्टर्न म्यूजिक हो, चाहे वो भारतीय संगीत हो, 8वां कोई सुर या रंग नहीं होता है। जी जी जी। अच्छा। और उसी को लेके मैंने काफ़ी काम किया। जी जी। रंगा के आपने एक बात पता है क्या कि सर शायद प्राकृतिक रंग इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं पढ़ियो सुनियो खटे। अच्छा अच्छा। शायद रंग एक खुद बनावे है जी किया। जी। हमारी पुरानी परंपरा यही रही है जी कि जो मिनिएचर पेंटिंग्स, जो लघु चित्रण होता था और जो उसमें रंग काम में लिए जाते थे, वो सभी प्राकृतिक रंग होते थे। जी। वो अलग अलग पत्थरों से, स्टोन से, मिनरल्स से और हर्ब से, और सेमी प्रेशियस स्टोन है, और उसमें भी गोल्ड है, सिल्वर है, इन सब से रंग बनाते थे। जी जी जी। और उन्हीं रंगों को वो लोग काम में लेते थे। वो ना तो कभी जो है फेड होते थे, हाँ जी। ना वो जो है किसी तरह से जो है उनमें कोई परिवर्तन होता था। जी। और वो कागज़ भी स्पेशली उस वक्त में परंपरागत पेंटिंग्स के लिए बनाया जाता था। जी जी। जिसमें कि वो पेंटिंग्स बनती थी। जी जी। ब्रशेस भी उस वक्त में जो है हाथ से ही बनाई जाती थी। और इसी तरह से वो परंपरागत शैली में काम होती थी। तिलक साहब, आप कह रहे हैं कि ये चीज़ रंग खराब नहीं होते थे, लंबे समय तक चलते थे, लेकिन जब आप किसी कागज़ पे, किसी कपड़े पे कोई चित्रकारी करते हैं और उसको लंबे समय तक सहेज के रखते हैं, चाहे उसको आप फ्रेम करें या किसी भी तरह से सहेजें, तो एक लंबा समय गुजरने के बाद क्या वो रंग कहीं तड़कते नहीं है या ख़राब नहीं होते? जी बिल्कुल। इसीलिए वो एक बरसों का मैं समझता हूँ पुराने कलाकारों का एक अध्ययन था जी कि कौन सा रंग कैसे बनाया जाए और कैसे वो परमानेंट रहे। अच्छा। अब उसमें सरफेस में क्या होता है कि वो कलर इस तरह से बनाते थे कि वो ऑब्जर्व हो जाता था उसी में। अच्छा अच्छा। तो ऑब्जर्व होने के बाद चाहे वो वॉल पे पेंटिंग की हुई हो, कागज़ में की हुई हो, कागज़ में भी वो हैंडमेड पेपर होता था, उसमें कुछ ग्रेन्स होते थे, तो वो उसको सोख लेता था रंगों को। उसके बाद उसको वो जो है वो परमानेंट हो जाते थे, उसको बर्निशिंग करते थे बैक साइड से, अगेट वगैरह से, जी। तो वो फिक्स हो जाता था उसमें। तो जब तक उस पर कोई ऐसा बाहरी वो ना हो और उसको सुरक्षा से अगर कहीं रखा जाए तो वो ना तो फेड होते थे साहब, ना खराब होते थे वो। अच्छा अच्छा अच्छा। आपने चित्रकारी के 10 माध्यम बताए हैं, ये 10 माध्यम क्या हैं? नहीं देखिए, माध्यम यही है कि जैसे कागज़ है, कलम है, रंग है, ब्रशेज़ हैं। अच्छा। और बहुत सी उपयोग में आने वाली इसकी जो चीज़ें हैं, जी जी जी, वो अलग अलग माध्यम हैं। और इसमें बहुत सारे उस वक्त में एक्सपेरिमेंट किए हैं ऐसा उन लोगों ने। जी 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 जी। तो वो हम बराबर उसी को जो है काम में लेते रहते हैं। जी जी। ये साथ जो आपा क्लिप देखी बी कमायना भी कई तरह का रूप आपा ने चित्रकारिता का देखवा हाँ, मिला। बिल्कुल। कोई मूर्तियां भी ही, जी। कोई छोटी छोटी पेंटिंगा भी ही, शायद जी। एक कृष्ण भगवान हा जो छोटा होता जा रहा तो वो कई चीज ही अलग अलग कई चीज़ें कई विधा है। सब ऐसा है कि ये सब सारी की सारी जो है अलग अलग सरफेस पे पेंटिंग की हुई हैं। कुछ उसमें मीनाकारी है, कुछ उसमें जो है वो कागज़ पे पेंटिंग्स की हुई हैं, और जो आप मूर्ति शिल्प देख रहे हैं वो सारे धातु के हैं ज़्यादातर। जी। स्टोन में भी हैं, वुड में भी हैं। मोस्टली मेरा रुझान मेटल में रहा है। अच्छा जी। तो ये मेटल में जो रुझान रहा, आप किसी भी धातु को लेते हैं, जब उसमें बनाना शुरू करते हैं तो क्या कुछ सोच के बनाते हैं या फिर वो बनते बनते आपकी सोच में एक आकार ले जाता है? नहीं, वो एक्चुअली तो पहले ही हम लोगों को उसकी प्लानिंग करनी होती है। अच्छा। और क्ले में उसको एक्चुअली में जो है वो रूप बनाया जाता है। उसमें सेटिस्फेक्शन होने के बाद में उसको जो है जी। हम लोग परमानेंटली मेटल में कास्टिंग कर लेते हैं। अच्छा। जी।
क्ले में तो बनाना आसान हो जाता है क्योंकि क्ले तो जल्दी से मोल्ड हो जाता है, लेकिन जब मेटल को आप तराशते हैं कि जिन औजारों से आप बनाते हैं उसमें समय तो लगता होगा काफ़ी समय लगता है, पेशेंस का काम है। और ख़ास तौर से मैं तो जो बहुत बारीक वो बनाता हूँ छोटे स्कल्पचर्स, उनमें तो अगर आप देखा जाए तो हमारी मिनिएचर पेंटिंग की तरह ही डिटेल्स होती हैं, एक एक फाइन डिटेल्स होती हैं। उनके टूल्स भी मैं खुद बनाता हूँ। अच्छा। और एंग्रेविंग है, एम्बॉसिंग है, वो सारा का सारा जिससे उस पर काम होता है। तो कई बार यहाँ बोरियत सी कोनी हुआ कि एक ही चीज के पाछे, क्योंकि है ना कतरो टाइम लागे एक ही पेंटिंग या एक ही मूर्ति ना बनावा में, तो रोजी ना उठो और वो ही काम करना है तो यहाँ देखिए साहब, ऐसा है, ये एक संगीतज्ञ की तरह रियाज ही है। आप बोर कभी भी नहीं होंगे कला से, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो संगीतज्ञ हो, चाहे वो पेंटर हो या स्कल्पटर हो, क्योंकि वो रुचि के पीछे ही वो सब कुछ चीज़ें डेवलप हुई हैं। और ये परमात्मा की देन है सब शुरू से ही जी। तो उसमें इतना आनंद आता है एक्चुअली, जैसे गाने वाले को बहुत गाने में आनंद आ रहा है, बजाने वाले को, ऐसे ही ये है। और आप बोर नहीं होकर के, बल्कि मैं समझता हूँ कि आज की जितनी विकृतियाँ हैं कि अवसाद में चला जाता है आदमी या और कुछ होता है, तो मेरे पास तो ऐसे भी विद्यार्थी आए हैं जो इनके मरीज रहे हैं और वो अपनी इस कला को सीख करके जी और अपनी उस बीमारी को भी रिमूव कर पाए हैं। वाह वाह। रोजीना आप वही सोच करता हो सी कि बस अब बन तैयार हो बाड़ी है, और जो लक्ष्य आपके दिमाग में चलते रहे हुए है, जो मूर्ति की जो तस्वीर आपका दिमाग में चलती रहे हो, बस बिना सोच आगे बढ़ता जाता हो। हाँ बिल्कुल। और बहुत दफ़ा देखिए कला में तो ऐसा भी होता है, जो मेरा अनुभव है वो तो कि कोई भी पेंटिंग बनाने के बाद में आपने सोचा कि ये मुकम्मल हो गई, या स्कल्पचर कोई भी किया हमने और देखा, उसके बाद भी मन में बहुत दफ़ा बाद में ये आता है कि मैं अभी भी इसमें और काम कर सकता हूँ। मतलब दी एंड कहीं नहीं है उस चीज़ का। जी जी जी। तो तिलक साहब, कोई चित्रकारी हुई या फिर कोई शिल्पकारी हुई, आप किसी धातु पे कुछ बना रहे हैं, अब जो सोचा आपने उसको तराशने का काम आपने आरंभ कर दिया और आपने सोचा कि ये अपने समापन तक पहुँचेगा, निकल के, लेकिन कई बार वो चीज़ ख़राब भी हो जाती होगी। देखिए यही एक स्किल्ड जिसको कहते हैं वो पोजीशन है कि ख़राब तो शुरू में बहुत किए हैं काम जब सीखते रहे जी, पर अब तो यही रहता है कि साहब जो कुछ भी बनाना है उसके ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होता है, पूरा एक मुकम्मल वो रहता है कि जो कुछ बनाऊंगा उसको बनाऊंगा ही नहीं, उसमें संगीत भी पैदा करूंगा। अच्छा अच्छा अच्छा। उन चीज़ों में आपको साउंड महसूस होगी कि वास्तव में इन्होंने कुछ ऐसा कुछ बनाया जिसमें संगीत भी निकलता है। जी जी जी। वही बात है कि जी लेखक बनवा लागे ना, तो जत्तर कन्ना या घसुड़ेड़ा पन्ना को ढेर को नहीं बने, जत्तर वो लेखक को नहीं बने, एक पन्ना पर लिखो फिर काट दियो, जी वो मूर्तिकार है, धीरे 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 पक तो जावे। आपकी बात सुन के ना मुझे वो समय याद आ गया जब जैसे एक युवा जब प्रेम पत्र लिखता है तो वो पन्ने खोलता है, उसमें 2 लाइन लिखता है, फिर उसको फेंक देता है, फिर 2 लाइन लिखता है, बड़ी मुश्किल से जाके उसका प्रेम पत्र पूरा होता है। भाई साहब लिखेड़ा लाग रहा है। तो तिलक साहब, आप जब आगे बढ़ रहे थे अपने सफर में, तो हमेशा ऐसा होता है कि हम जब अपने कला के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो किसी ना किसी से प्रेरित होते हैं। आप अपने पिताजी से प्रेरित हुए, लेकिन पिताजी के अलावा भी कुछ लोग ऐसे रहे होंगे जिन्होंने बहुत बेहतर काम किया होगा, उनकी कला से आप प्रेरित हुए होंगे, तो वो लोग कौन हैं? मेरा सौभाग्य साहब कि मुझे कला के अध्ययन के समय में बड़े लोगों ने प्रभावित किया। मेरे कला गुरु मुझे बहुत अच्छे मिले, ये मेरा सौभाग्य है। और उन्होंने मुक्त कंठ से मेरे को सिखाया, जो कि आज मैं समझता हूँ कि कला महाविद्यालयों में और में ज़रा मुश्किल है, क्योंकि हम हमारी संस्कृति को तो बिल्कुल ही भूल चुके हैं जिसमें। जी जी। तो वो उसमें जो है मेरे यहाँ राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट में मैंने एडमिशन लिया जी। वो कला गुरु मेरे थे यहाँ नरबदी लाल जी शर्मा जी, जो कि मिनिएचर के बहुत बड़े मास्टर थे। उनसे काफ़ी प्रभावित रहा और बड़ी रेस्पेक्ट दे करके मैंने उनसे काम सीखा, जबकि वो लोग उन पीढ़ी में से थे जो ये देखते थे कि अगर ये पात्र है या कुपात्र है तभी उसको अपना ज्ञान देते थे। जी जी जी। इसी तरह से यहाँ पे बहुत बड़े मूर्तिकार थे टीपी मित्रा साहब, जो कि बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि एक्सपर्ट उनमें से थे और उनके शिष्यों की कोई मतलब गिनती नहीं है यहाँ पे, और बड़े प्रसिद्ध उनके जो है वो शिष्य निकले हैं। तो उनसे मूर्ति कला का मुझे बहुत अच्छा वो मिला सानिध्य और आशीर्वाद। और इसी तरह जो है जब मैंने यहाँ से पास आउट करने के बाद में दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट में एडमिशन लिया, तो वहाँ मुझे बहुत बेहतरीन कला गुरु मिले जी। उसमें मशहूर मूर्तिकार थे धनराज भगत और कई ऐसे प्रोफेसर थे मेरे यहाँ पे जी
तो पीएन माघो पेंटिंग के हेड थे, और इसी तरह से जो है मैंने कई लोगों से बहुत कुछ बेसिक और उसके बाद एडवांस कोर्स जो है मैंने वहाँ पे किया। जी 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 जी। तो तिलक साहब, कभी आपको उनकी किसी कलाकृति को देखकर ऐसा लगा कि ये मुझसे क्यों नहीं बन पा रही है, मैं ऐसा बनाने का प्रयास करूँगा, इसमें मैं क्यों थोड़ा पीछे हूँ? सब ऐसा है कि मेरे को जब मैं काम सीखता रहा करता रहा, तो फादर तो ऑलराउंडर थे, उनसे तो वो सब कुछ मुझे हीलिंग मिलती रहती थी, विरासत में था ही सब कुछ जी। मेरे अध्ययन के दौरान मैंने जब वेस्टर्न इतिहास में, पेंटिंग के इतिहास में जब माइकल एंजेलो को पढ़ा, जी जी जी। तो मैं बहुत ज़्यादा उससे प्रभावित हुआ। उसने, वो पेंटर ही नहीं था, मूर्तिकार भी था, आर्किटेक्ट भी था, और उसने ऐसे ऐसे काम किए कि जो दंग रह जाता आदमी। उनकी बनाई हुई मूर्ति आप डेविड देखें, 18 फीट के एक मार्बल में बनी हुई है। अच्छा। तो आप महसूस करेंगे कि इसकी शिराओं और धमनियों में ब्लड दौड़ रहा है। इतना फाइन उसने कार्विंग की है मार्बल। अच्छा अच्छा अच्छा। इसी तरह से उसने जो सिस्टन चैपल और सेंट पीटर्स में पेंटिंग्स बनाई हैं, फ्रेस्को बनाई हैं जी, वो अद्भुत हैं। और ये सब जो है वो भी बड़ा स्ट्रगल करके वहाँ तक पहुँचा था। और ह्यूमन स्टडी का और ड्राइंग का वो मास्टर आदमी था। उसने शुरू में उसके पेरेंट्स चाहते थे कि वो डॉक्टर बने जी, पर अल्टीमेटली वो जो है सर्जन ना बन के और वो एनाटॉमी और मसल्स और इनकी ड्रॉ करने का मास्टर बन गया। हाँ। तो मैं सोचता था कि मैं भी कुछ इसी तरह के मल्टीफेरियस काम करूं जी, और वही सब मेरी एक प्रेरणा का सूत्र बना। बहुत बढ़िया, और बहुत बढ़िया। चूंकि अब कार्यक्रम में आगे चलना तो चना है सर जी, राजस्थान की चित्रकला चित्रशैलियां से भी जुड़ेड़ा है, बिल्कुल बीकानेर जुड़े हुए दरबार से जुड़ेड़ा रिया। तो एक साथ जो राजस्थानी चित्रकला चित्रशैलियां है बाने भी मैं जानबो चाहवाला। देखिए, राजस्थान बहुत समृद्ध रहा है शुरू से ही कला के क्षेत्र में, क्योंकि यहाँ के राजा महाराजाओं ने बहुत प्रशय दिया है साहब उन कलाओं को। और इसी तरह से जो मुख्य खास तौर से जो स्टेट थी, जयपुर है, बीकानेर है, कोटा है, बूंदी है, किशनगढ़ है, इनकी अलग अलग एक पहचान बनी। उन्होंने उन शैलियों में उनकी एक अलग आइकोनोग्राफी, अलग तरह से उन लोगों ने अपना काम किया। और उससे हम देख के कह सकते हैं कि ये जयपुर कलम है, ये कोटा कलम है, ये जोधपुर कलम है। और इसी तरह से उन सारी शैलियों का माध्यम तो ज़्यादातर वही था कि पुराने हैंडमेड जो है वो पेपर और कलर। तो इस तरह जो है वो सारी कलाओं में अगर देखा जाए तो किशनगढ़ एक अपने आप में बड़ी बेहतरीन शैली डेवलप हुई। और उसने विश्व स्तर पे जो है नाम कमाया उस शैली ने जी। उसमें जो काम हुआ है, उसकी जो बारीकी है, उसकी जो आइकनोग्राफी है, उसकी तुलना तो छोड़िए, मैं तो ये कहता रहा हूँ कि वो मोनालिसा से बेहतर है राधा का पोर्ट्रेट जो बनी थनी जिसे कहते हैं जी। और ये इतना खूबसूरत काम हुआ है कि अपने आप में पोइट्री है वो। और उस शैली ने मुझे ज़्यादा प्रभावित किया और मेरा उसमें काफ़ी काम करने का जो है मुझे मौका मिला। बस सगला रुझान में जानबो चाहवाला, क्योंकि आज घर में सबका एक तस्वीर बनी ठनी की लागेड़ी तो रहे है, बिल्कुल, लेकिन बिना आज नजदीक से जाना कभी में कई कई बारी क्या है सब उस मास्टर निहाल चंद उसका एक चित्रकार था जिसने उसको डेवलप किया। और वो एक्चुअली वहाँ का जो पोएट किंग थे नागरी दास, सावंत सिंह उनका नाम था। हाँ। खुद बहुत लर्नेड थे। उनकी जो प्रेसी थी वो, उसके नाक नक्शे बड़े कमाल के थे, हिरनी की तरह आंखें थीं, उसकी नाक बड़ी पॉइंटेड और थी, और चिन उसकी जो है बड़ी पॉइंटेड थी। उसकी खूबसूरती और उसके जो एक्चुअल में वो थे वो देखने लायक थे। और उसी को लेकर के उन्होंने उसका चित्रण किया। और वो कालांतर में, क्योंकि कृष्ण भक्त थे इसलिए वो उसको राधा का रूप उन्होंने दिया। जी 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 जी। आपने कोरोना काल में भी बनी ठनी को नए तरीके से प्रस्तुत किया। जी, बताइए। एक्चुअली देखिए, मैंने जो मेरा क्रिएशन रहा वो एक संदेश देना था कि यहाँ की बेहतरीन जो कला है, कलाकृति है, जी। उसको मैंने मास्क लगा करके चित्रित किया। अच्छा। ये मैसेज देने के लिए कि हाँ। ये समय ऐसा है कि आप मास्क को काम में लें हाँ हाँ हाँ। और अपने आप को बचाएं इस महामारी से। जी 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 तो जी। कतरी सुंदर लगी होली पचे भी बात बहुत तस्वीर। सुंदर, क्योंकि उस मास्क में भी मैंने ट्रांसपेरेंसी दिखाने की कोशिश की है और एक उसको अच्छे तरीके से मैंने डिपिक्ट किया है। जी 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 जी। पर वो एक बहुत बढ़िया मैसेज हुई हो बीटे में। कई लोग सोचता मास्क लगावा सुमा की सुंदरता कम हो जाती नहीं, वो इसी को ध्यान में रखते हुए और मैंने उसकी पूरी सीरीज बनाई फिर
अच्छा। वो जब बहुत ज़्यादा विकराल रूप लिया तो क्या हुआ, वो उसकी मैंने अलग अलग महीने में जैसे जैसे वो बढ़ता गया जी जी जी। तो उसको उसी तरह से उसको चित्रण करता गया। अच्छा अच्छा अच्छा। और आखिरी में जब इंजेक्शन इसका आया और ये लगाया गया तो मैंने उनको इंजेक्शन लगाते हुए भी जो है उनको दिखाया है अच्छा। कि लोग ये इंजेक्शन लगाएं और अपने आप को प्रोटेक्ट करें। ये मैसेज उनके थ्रू दिया। फिर तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बनी ठनी काफ़ी फेमस हुई। हाँ साहब जी। बनी ठनी वैसे भी देखा जाए तो बहुत साहित्यिक और बहुत ही बेहतरीन काम हुआ है जी। मतलब उसका कोई जवाब ही नहीं है, बेजोड़ है वो। जी जी जी। हाँ पूनम जी कुछ कह रही थी आप। और जो चित्रकला की बात आप कर रही हैं, हाँ तो वास्तव में जो शुरुआत हुई जहाँ मेवाड़ चित्र शैली सुई की शुरुआत मानी जावे है, और बट मतलब न्यारा न्यारा रंगा सुआ की पहचान होती है कि फलानो रंग फलानी चित्र शैली में इस्तेमाल हुआ है। दृश्य भी अलग अलग होता है कि जिया क्या करे, शिकार का दृश्य ज्यादातर बूंदी वाली शैली में मिला है, तो वह कहीं कहीं हाँ एक्चुअली देखिए सभी के नाक नक्शे जिसे कहते हैं ना अपने अलग अलग तरह से उन्होंने डेवलप किया, और शायद वो प्रभावित रहे होंगे वहाँ की ब्यूटी से, वहाँ की जो नारी और इस तरह के जो राजा थे जिनकी की ब्यूटी थी उसको लेके उन्होंने चित्रण करके वो शैली को डेवलप किया। जी 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 जी। और उनके रंग भी एक्चुअली क्या था, जो जहाँ उनके यहाँ जो खानों में रंग निकलते थे उन्हीं से उन्होंने रंग बनाए और काम में लिए, इसलिए वो उनकी अपनी स्पेशलिटी थी कि उन्होंने जो है वो उस तरह के रंगों को ज़्यादा इस्तेमाल किया जो उपलब्ध थे और उसी से उन्होंने बनाया। वो एक्सपेरिमेंट करते थे नए नए रंग बनाने के लिए भी, बने बनाए तो कुछ मिलते नहीं थे। जी जी जी। तो उन लोगों ने बड़ा इसके लिए जो है एक तरीके से खोज की है रंगों की और शैलियों की। तो आज जब इस शैली का आप चित्रण करते हैं तो किस पर, कागज़ पे करते हैं या किसी कपड़े पर करते हैं, किस तरह से बनते हैं ये चित्र? नहीं देखिए माध्यम है ये तो। जी जी जी। हमने कागज़ पे भी बनाया जो कि परंपरा से बनता आ रहा है, दीवार पे भी बनाया जो परंपरा से जो है फ्रेस्को और म्यूरल्स बनते रहे हैं। हाँ जी। कपड़े पे भी बनाए हैं जो कि पिछवाइज वगैरह कहलाती हैं हमारे खास तौर से श्रीनाथ जी की और की। तो इस तरह जो है वो सभी सरफेस पे चित्रण किया है। जी। सरफेस कोई भी हो लेकिन आपकी जो एक्चुअल में पेंटिंग करने की जो थी तरीका जी वो एक ही है। और जब आगे बढ़ा तो जो चित्रकला, शिल्पकार, मूर्तिकार सबकी बात चल रही है, तो जो राजस्थान को एक अटूट हिस्सो है रागमाला चित्रण जी। हाँ। बी का बारे में जानवा सो आप पाछे कोनी रह सका, और तिलक गीताई जी भी सो बहुत बढ़िया तरीका से जुड़ेड़ा है। पूनम जी रागमाला जो आपने बात की ना, तिलक गीताई साहब का एक ऐसा ये विषय है रागमाला जिसपे उन्होंने बहुत लंबे समय लगभग 10 वर्ष तक का अध्ययन किया, और जहाँ से ये प्रेरणा मिली उसमें तिलक साहब ने पाया कि इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें अधूरी हैं। तो उसमें सिर्फ चित्रण था, वो चित्रण किस समय का था, उसमें किस तरह के रंग थे, उसमें उस समय के अनुरूप क्या कोई संगीत था, जैसे अभी तिलक साहब ने बताया है कि हर कला में संगीत सम्मिलित है, तो अगर संगीत उसमें सम्मिलित है तो कितने राग हैं, कितनी रागिनियाँ हैं, इसका पूरा अध्ययन तिलक साहब ने अपनी एक पुस्तक में किया है। तो फिर मैं वो जानबो चाहूँगा तिलक जी सु का जो रागमाला चित्रण है जो अधिकतर लोग कई को नहीं जानता हो सी का वो है कहीं राग है कि चित्रण है, तो बस पे तो शुरुआती जानबो चाहवा है ये एक बार। तो दोनों ही है एक्चुअली। हमारे पुराने जो स्कॉलर हुए हैं, एस्थेटिशियंस हुए हैं और जिन्होंने बहुत कुछ किया है, उसमें उन्होंने ये खोज की है भरत मुनि से लेके, और कई जो हैं मतंग ऋषि हैं, नारद हैं, हनुमंत हैं, ये इन लोगों ने बड़ी समय समय पे रिसर्च करके ये राग रागनियाँ डेवलप की उस वक्त उन्होंने जी। और ये बड़ा रोचक सब्जेक्ट है कि मतंग ऋषि ने तो लिखा है राग रंग, मतलब उसमें राग भी है रंग भी है, दोनों चीज़ सम्मिलित है उसमें जी। तो उन्होंने एक खोज की कि 24 घंटों को हम 6 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, है ना, 4 से 8, 8 से 12, और फिर उस टाइमिंग के हिसाब से उन्होंने 6 राग, पुरुष रागों को डेवलप किया जी। और वो पुरुष राग जो है उनके अलावा उनकी हरेक की 5-5 बीबियाँ उन्होंने निर्धारित की, तो वो रागनियाँ कहलाईं। इस तरह ये एक 36 का पूरा एक सेट बन गया राग रागनियों पे। वो उसी तरह से टाइम के हिसाब से गाई जाती थी, बजाई जाती थी। तो उसको लेकर के जो चीज़ गाने और सुनने और बजाने की है, उन्होंने उस वक्त के आर्टिस्टों ने उस पर चित्रण किया जी। कितनी बड़ी सूझबूझ रही होगी कि जो चीज़ सुनने की है उसको उन्होंने देखने के लिए भी डिपिक्ट किया उसको। और इस तरह जो चित्रण किया गया वो रागमाला पेंटिंग्स कहलाई। मतलब एक पूरी गार्लैंड है 36 की
6 मुख्य राग और 5-5 बीबियाँ, ये पूरी की पूरी एक सर्कल है, पूरी गार्लैंड है, इसलिए इसको रागमाला शब्द दिया गया जी। और इस पे काफ़ी काम हुआ। लेकिन पिछले 500 सालों में बहुत सारी चीज़ें उसमें अधूरी रहीं, छूट गईं। और एक अमेरिकन प्रोफेसर अमेरिका की स्कॉलरशिप पे यहाँ आया, जो कि आर्ट हिस्ट्री का प्रोफेसर था वहाँ पे, इबलिंग, और उसने यहाँ 1 साल रह कर के पूरी इन पेंटिंग्स पे रिसर्च की। उसका एक वाक्य तो ये खास था कि पिकासो और दूसरे आज के मॉडर्न आर्टिस्ट ये कहते हैं कि अमूर्त को हमने जन्म दिया, लेकिन उसने कहा कि इससे बड़ा कोई अमूर्त नहीं हो सकता। 16वीं सेंचुरी में जो चीज़ दिखती नहीं है उसको उन्होंने चित्रित किया। तो वो प्रभावित होकर के उसको स्कॉलरशिप मिली, जो हर किसी को नहीं मिलती थी, वहाँ पे सेलेक्टेड लोगों को ही मिलती थी। और 1 साल रह के उसने तमाम पुरानी रागमाला पेंटिंग्स जो म्यूज़ियम में रखी हुई थी उनका अध्ययन किया, और उसकी एक किताब पब्लिश हुई, रागमाला पेंटिंग्स जी। उसमें उसने कुछ 3-4 ऐसे प्रश्न इकट्ठे किए कि इसमें कोई शक नहीं है कि इन्होंने ऑडियो विजुअल का बहुत ज़बरदस्त मतलब काम किया, उदाहरण दिया, पर इनका पर्टिकुलर राग से कोई ऐसा सिद्ध नहीं होता कि ये राग ये है। और हर रागमाला पेंटिंग्स पे दोहे लिखे रहते थे, पोइट्री भी उसमें होती थी। तो पोइट्री भी कुछ और कह रही है और पेंटिंग कुछ और कह रही है, ऐसा उसमें महसूस हुआ। मतलब कोई ऐसा न्यूमेरिकल पैटर्न या ऐसी कोई चीज़ उन्होंने उसमें काम में नहीं ली। फिर भी इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया। तो वो चीज़ मैंने जब पढ़ी तो मुझे लगा कि शायद ये कुछ अपने को ऐसा इसमें काम करना चाहिए जो पीछे छूट गया बरसों से। तो मैंने उस पर काम किया। तो उसके लिए मुझे ज़रूरी था कि मैं राग रागनियों को भी समझूं, वो कब गाई जाती थी, उनका समय क्या था, और उसके अलावा उसमें क्या सरगम होती थी उनकी। इस तरह मैंने पेंटिंग्स को भी लेकर के जो है देखा। और वो जैसा कि मैंने आपको कहा कि इस पृथ्वी पे 7 रंग हैं और 7 ही सुर हैं जी, उनमें कोई रिलेशन होना ही चाहिए। ये मेरी अपनी जो है इजाद है, मैंने अपनी तरफ से कुछ ये चीज़ को खोजा कि इसका ये रंग होना चाहिए, इसका ऐसे ही नहीं, विद लॉजिक मैंने उसको दिया है। और उसी को लेकर के पूरी मेरी पेंटिंग्स मैंने बनाई और ये प्रूव किया कि पर्टिकुलर सुर, राग, समय, ये सब एक साथ उसमें है जी। और उसमें कोशिश ये की कि ये पर्टिकुलर मेलोडी मेरी पेंटिंग से निकलती हैं। तो रागमाला द मिसिंग लिंक करके फिर मेरी किताब भी पब्लिश हुई। सारे यूरोप में मैंने जो है उसकी एकल प्रदर्शनियाँ की। बाहर के विदेशी दिग्गज आर्टिस्टों ने, जो कि कंटेम्प्ररी आर्टिस्ट हैं, मेरे से प्रभावित होकर काम किया अपनी शैली में जी जी। और हमने बहुत दफ़े एक साथ भी एग्जीबिशंस की कि ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो मैं मानता हूँ कि मेरा ये बहुत बड़ा योगदान है कि मैंने एक रागमाला को लेकर के इस तरह का काम किया। आपने जिस पुस्तक का नाम लिया वो सामने रखी है, हम दिखाना चाहेंगे दर्शकों को कि ये रागमाला ये मेरी रागमाला द मिसिंग लिंक है जी। और इस पे आप देख रहे हैं कवर पे राग हिंडोल बना हुआ है जी जी जी, जो कि 8 से 12 बजे तक गाया जाता है जी। और इसका जो है एक्चुअल में आप देख रहे हैं, इसमें आप फिगर देखिए, इसमें 5 फिगर हैं इसमें जी, इंक्लूडिंग राधा और कृष्ण के। हाँ। तो 5 सुर में ये ऑडव जाति का राग है, इसलिए मैंने 5 ही इसके फिगर बनाए और 5 ही रंगों से इसको फिनिश किया है। अच्छा। तो ये प्रूव किया एक न्यूमेरिकल पैटर्न से कि ये जो है ऑडव जाति का, कोई जो संगीत को नहीं भी समझता वो गिन के समझ सकता है कि इसमें 5 सुर लगे होंगे। अच्छा। इसके वादी संवादी ये होंगे जो कृष्ण और राधा में है, और बाकी जो कलर हैं इसके वो अलग अलग उसमें जो है दिए। जी जी, जिस तरह से आपने ये राग हिंडोल बताया उसी तरह से बाकी राग और रागिनियों के सारी राग रागनियां मैंने इसी तरह से चित्रित की हैं जी, और उनके सुरों के हिसाब से, उनके समय और टाइम के हिसाब से बनाए, और बड़ा एक साइंटिफिक मैंने उसमें मेथड यूज़ किया है। तो ये कोशिश की है कि वो सारी चीज़ें इसमें मौजूद हो, और जो पोएट्री मैंने इनके ऊपर पुरानी वाली पोएट्री को लिखा है शुद्ध करके, क्योंकि वो पढ़ने में आती नहीं थी, ढूंढाड़ी में लिखी हुई है, तो उसका भी जो निकलता है निचोड़ वो सारा मौजूद है उस पेंटिंग में। उसकी वैसे ही मैंने जो है। तो आपका ये जो 10 वर्ष का अथक परिश्रम रहा, जी। इसीलिए आपको भारत सरकार का एक प्रतिष्ठित पुरस्कार पद्मश्री मिला। इस पे कई जनों ने पीएचडी भी की है, इंटर्नशिप भी की है, और बहुत कुछ देश विदेश में लिखा गया मेरे बारे में। जी।
और अभी भी इसी तरह की कुछ प्रोजेक्ट लेकर के मैं काम कर रहा हूँ। जी 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 जी। क्योंकि क्या करेगा, कलाकार की सोच तो कदे रुके को नहीं। मतलब जिस दिन कलाकार की सोच रुक गई तो वो कलाकार ही जी को नहीं बिल्कुल रहे। बिल्कुल तो बिल्कुल। अब कई प्रयास आप कर रिया हो, जो प्रयास आप बात कर रिया हो, कुछ ऐसे ही जो है पुरानी, क्योंकि मैं तो देखिए परंपरागत को ज़्यादा महत्व देता हूँ और इसीलिए उसी को लेकर के मैं कुछ और एक नया जो छूट गया है पीछे या वो कुछ और उसमें होना चाहिए, वो मैं करने के उसमें लगा हुआ हूँ। आपके इस प्रयास में आपकी एक आर्ट गैलरी भी आती है जिसका हाल ही में निर्माण हुआ जी है। जी जी। उस बारे में बताएं। देखिए मेरा ये मानना रहा है और ये है, सत्य भी है कि आज किसी भी भारत के कला महाविद्यालय में मिनिएचर पेंटिंग नहीं सिखाई जाती है। क्यों? मेरा ये मानना है कि जो आपकी परंपरा थी, जो बहुत समृद्ध थी, जिसमें बहुत काम हुए हैं और आज भी जिनका देश विदेश में डंका बजता है, डिमांड है, उसको क्यों इग्नोर किया गया? तो उसको लेके ही मैंने अपना एक मंच तैयार किया है जी, जिसमें मेरी अपनी कलाकृतियाँ होंगी। मैं वो इस तरह की ट्रेनिंग दूंगा, इस तरह के इंस्टीट्यूट रहेगा कि उन लोगों को जिनको ये सीखने के लिए है, क्योंकि मेरे पास देश विदेश से सीखने के लिए आते हैं लोग बाग जी, और उसको मैं ये सब करने के लिए मैंने अपने लेवल पे एक प्रयास किया है छोटा सा। तो निर्माण नगर में जयपुर में मेरी ये आर्ट गैलरी है जी। पद्मश्री तिलक गीताई आर्ट एंड कल्चर सेंटर। अच्छा अच्छा अच्छा। और प्रणय भाई साहब, जो तिलक जी बताया पहले भी आपने कि हर राग के नीचे एक श्लोक लिखेड़ो रेव है, तो वो जो हर राग के साथ जुड़ेड़ो है, ढूंढाड़ी में लिखेड़ा, तो मैं कुछ में सुनबो चाहवाला अगर आप सुनाओ तो भले कोई थोड़ो हिस्सो ही हुआ है। नहीं, वो एक्चुअली तो उसकी मैंने व्याख्या की है और इम्प्लीमेंट किया है पेंटिंग्स में, पर वो पढ़ के जो है वो तिलक साहब ने उसको चित्रित किया है, जो दोहा लिखा हुआ था बोध में उसको चित्रित किया है, जो पहले नहीं था चित्रित, तो उसका चित्रण है। कुल मिलाकर जो संगीत का सुर है बने एक मिनक रूप में, इंसानी रूप में भी आप तैयार करें, और वो रागमाला चित्रण कुल मिलाकर में जो बहुत रोचक है ये। क्योंकि देखिए इसकी जो सारी चीज़ें थी प्रकृति में, या कहिए माँ सरस्वती ने 3 चीज़ इंसान को दी है ना। बाकी सब तो प्रोफेशनली आप करते हो, डॉक्टर इंजीनियर कुछ भी बना दो, कुछ भी कर दो, पर पेंटिंग फाइन आर्ट जिसमें पेंटिंग और स्कल्पचर सब आ जाते हैं, म्यूज़िक, इंस्ट्रूमेंटल वोकल सब आता है, और आपके लिटरेचर उसमें कविता गद्य सब आता है। ये माँ सरस्वती की देन है। आप चाहो किसी को बना दो, ये संभव नहीं है। जी 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 जी, है ना। तो ये गॉड गिफ्ट है, और ये जो चीज़ है ये तीनों इसमें मौजूद है। इस प्लॉट को मैंने इसलिए भी लिया कि रागमाला पेंटिंग्स में पोएट्री भी है, हाँ जी, इसमें जो है आपके म्यूज़िक भी है क्योंकि म्यूज़िक पे बनी है, और इसमें पेंटिंग है क्योंकि पेंटिंग्स बनाई गई हैं। तो तीनों चीज़ वहाँ विद्यमान है, और तीनों का सामंजस्य इसमें मैंने बिठाया है, वो पहले कभी नहीं हुआ। तिलक साहब, आपने इतनी सारी जो बातचीत की उसमें बताया है कि किस तरह से आपने अध्ययन किया और किस तरह से आप यहाँ तक इस सफ़र को लेके पहुँचे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह की शैली आपको पसंद है और किस तरह की मुख्य शैली में आप काम कर रहे हैं। देखिए, मेरी प्रिय शैली, जैसे मैंने बताया, मेरी रागमाला भी किशनगढ़ में ही बनी है जी, क्योंकि किशनगढ़ शैली को अगर मैं ये कहूँ कि वो सिरमौर है, ऐसे सभी शैलियों में बहुत अच्छे काम हुए हैं, पर जो किशनगढ़ में काम हुआ है वो अपने आप में एक पोएट्री है जी। राधा का आप देखो चित्रण जो है उसका जो किया गया है, वो आपको लगेगा कि ये एक कोई म्यूजिकल वो चल रही है। तो इसमें एक जो खूबसूरती है उसी को लेके मैंने रागमाला बनाई। जी जी जी। और ये एक मौका था कि इसमें प्राय कोई रागमाला पेंटिंग्स बनी नहीं, तो ये एक मेरे लिए कोई मतलब ईश्वर वो था मेरे को कि तो ये आपके शब्दों में जो बखान है इस शैली का, जब आपने कुछ देशों का आपने नाम लिया, जब देश के बाहर आप जाते हैं इस शैली को लेकर के अपनी प्रदर्शनी लगाते हैं और वहाँ के लोगों से मिलते हैं, तो वहाँ की क्या प्रतिक्रिया है हमारे देश की इस शैली के लिए? साहब, ये इतना पसंद की गई है शैली, जब आप इसका वर्णन करोगे। हुआ ये ना कि हम लोगों तो काफ़ी समय गुलामी में ही रहे जी, तो वहाँ की जो कला थी, मोनालिसा वगैरह, ये सबको तो बहुत प्रसिद्धि मिल गई उनकी वजह से जी। और ये हमारी जो कला थी जो उससे कहीं आगे थी, वो एक पॉपुलरिटी नहीं बनी उसकी। लेकिन आज हमारे पास मौका है, आज हमारे पास में साधन है, तो इसकी जो पॉपुलरिटी है वो इतनी बड़ी है साहब। इसकी जो लिप्स हैं, इसकी जो चिन है, इसकी जो नोज़ है, इसकी जो जुल्फ़ें हैं, इसकी जो आकृति है वो इतनी खूबसूरत, इतनी लुभावनी है कि अपने आप में एक
पूरी कहानी और पोएट्री है। जी जी जी। इसके अलावा कोई अंतर लगता है आपको बाहर की जो चित्रकारी है, विदेश में जो हम देखते हैं जिस तरह की चित्र शैली जो है, और हमारे देश की शैली जिसकी आप बात कर रहे हैं, आपको कोई इसके अलावा अंतर महसूस होता है? सब देखिए, हमारे यहाँ ये बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया है। ये हमारी क्रिएटिविटी है। संभवतया आप एकाएक ऐसा कोई फिगर देखेंगे नहीं, पर उन्होंने जो इसका चित्रण किया है वो अपने आप में एक मौलिक और क्रिएटिव है। वहाँ जो कला रही है वो सारी यथार्थवादी रही। अच्छा। उन्होंने जैसा था वैसा चित्रण किया, चाहे वो लियोनार्डो विंची हो, चाहे माइकलएंजेलो हो, चाहे और कोई आर्टिस्ट हो। और आज पाश्चात्य कला जो टर्निंग होने के बाद पिकासो ने जो किए एक्सपेरिमेंट्स, वो कंटेम्प्ररी आर्ट तो अलग है। उसमें तो एकाएक जब तक आप बुद्धि और विवेक ना लगाएं तो समझना बड़ा मुश्किल है कि क्या बनाया गया है। जी जी जी। तो हमारी कला तो बहुत शाश्वत है साहब। जी जी जी। और कियो जावा कि चित्रकला की जो शैली है बस संस्कृति की एक खिड़की हुआ है। बेमसूद झांक कर अगर आप देखो तो पूरा प्रदेश की संस्कृति देख सको। इतनी रिच है साहब कि इसकी आज भी विदेशों में इतनी डिमांड है, इतना एक्सपोर्ट होती है, ये कला हाथों हाथ बिकती है। जी। आज हम कुछ बनाते हैं दूसरे कंटेम्प्ररी लोग, और तो सोचना पड़ता है कि मेरा मार्केट कैसे बनेगा, मैं कैसे इसकी मार्केटिंग करूंगा या बिकेगा। लेकिन ये तो हम बनाते हैं और साथ के साथ ये जो है एक्सपोर्ट होती है बड़ी मात्रा में, जो है यहाँ से ये पेंटिंगें बाहर जाती हैं और वो लाइक करते हैं तभी जाती है। मतलब इस विधा का कलाकार इस विधा को अपनाकर अपनी आजीविका चला सकता है। बहुत अच्छी साहब चला रहे हैं, अच्छे खासे लोगों ने जो है वो अपने वो किए हैं, जो कि प्राय लुप्त होती हुई कला थी। जी 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 जी। तभी तो मैंने ये प्रश्न किया कि आज इसको क्यों नहीं जो है, क्योंकि पेशेंस तो चाहिए साहब इसमें। जी, जी। और वो जनरली नहीं है। आज भागती हुई जो जिंदगी है वो इसीलिए सारी चीज़ें बदल जाती हैं, कंटेम्प्ररी और ये सब चीज़ें जो हैं वो क्विक रिजल्ट देती है। इसमें तो आपको जो है एक क्लासिकल म्यूजिशियन की तरह साधना करनी पड़ेगी, तब जाकर के आप वो सितार और तबला और वो सब बजा पाएंगे, ऐसे तो नहीं है। जी जी जी। तो इसके साथ जो आप कह रहे हो आजीविका चलावा के लिए भी घनी बढ़िया है आज बिल्कुल साहब। तो कहीं युवा पीढ़ी आपके साथ जुड़ रही है? बराबर जुड़ रही है, लेकिन देखिए जो एक्चुअल में हम लोगों को इसकी पॉपुलैरिटी और इसके लिए जो चाहिए मंच चाहिए, उसकी बहुत बड़ी कमी है। इसीलिए मैंने प्रयास किया कि मैं ऐसी गैलरी और ऐसी जगह बनाऊं कि जहां से ये चीज़ स्प्रेड हो सके। पर देखिए हर कला आज नहीं, पहले भी प्रशय जब उसको दिया जाता था राजा महाराजाओं से, सरकार से, तभी वो पनपती थी। और आज भी चीज़ वही है, क्योंकि फाइनेंशियली तो पहले शुरू में इन सब चीज़ों के लिए आदमी को वो चाहिए मंच जो है। शिल्पकारी और चित्रकारी का अब तक का आपका जो सफ़र रहा, उसमें कोई यादगार क्षण है आपकी यादों में शामिल, जिसे आप बताने में बड़ा हर्षित महसूस करते हैं? सब ऐसे तो देखिए बहुत सारी वो है मेरी जो है उपलब्धियां, पर मैं आपको जिक्र करूंगा कि देखिए अभी बहुत से अच्छे स्कल्पटर हैं जिन्होंने टावरिंग स्टैचूज़ बनाई हैं, पटेल की और दूसरी धार्मिक जो है शिव वगैरह की। जी। तो मैंने तो यही कहा, मैंने कहा भाई इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां आप बनाते हैं, लेकिन मैंने तो बहुत छोटी मूर्तियां बनाई हैं। अच्छा। जिनका अस्तित्व बड़ा मुश्किल है। आप मच्छर को जिंदा नहीं पकड़ सकते, मसल जाएगा। हाँ। तो मैंने मच्छर मेटल में बनाया है। अच्छा। और मैंने जो मक्खी बनाई है उसके आप फेदर्स पे बाकायदा एक एक नस देख सकते हैं साहब। ओहो। और उसको मैं मतलब मेरे स्कल्पचर बनते ही मिनिएचर की तरह ही है। मैं उनमें वही कार्विंग वही सब चीज़ करता हूँ कि जो एक बड़ा मज़ा दें और डिटेलिंग हो। तो एक किसी खास वीआईपी ने मुझे बुलाया एक बार जी खाने पे जी। तो मुझे ज़रा मस्खरी सूझी जी। मैंने उनकी प्लेट में वो मक्खी रख दी। अच्छा। और वेटर को झाड़ लगा कि बोले ये इतनी गंदी प्लेटें हैं कि इसमें मक्खियाँ बैठी हुई हैं। हाँ। तो उसने कहा जी आप उड़ाइए, उड़ेगी नहीं है। हाँ। बोले क्या मतलब? बोले जी ये मेटल की है, ये इनकी बनाई हुई है। अच्छा। तो वो ठाका लगा के हंसी कि क्या बात है, आपने तो मतलब कमाल कर दिया, क्या चीज़ बनाई है आपने। अरे और मैं शायद मैं माखी आप क्लिप में भी देखी हाँ, लेकिन बट अभी वास्तव में असली लागती, लेकिन भाई एक शोकेस में बंदी तो लागी का कुछ आगे कलाकारी है जी। बाकी वास्तव में वो असली बहुत नाजुक हैं, तो अक्सर क्या है कि लोग बाग आके फिर छूना चाहते हैं, तो वो ज़रा मुश्किल होती है क्योंकि उनमें जान इतनी है वो लोग। जी जी जी। तिलक साहब, इतना सारा काम करने के दौर में जब एक बड़ा वक्फा निकल जाता है, हम बहुत कुछ उपलब्धियां हासिल कर लेते हैं, काफ़ी कुछ सीख जाते हैं और सिखाने लगते हैं, ऐसे में चुनौतियां बहुत सारी आती हैं। बिल्कुल आती हैं। आपके सामने किस तरह की कुछ मुख्य चुनौतियों के बारे में बताएं। सब देखिए चुनौतियों को अगर आप नहीं लेते हैं तो कुछ कर नहीं पाएंगे। जब मैंने रागमाला पे काम करना शुरू किया तो
निश्चित बात थी कि मैं कमाई के कामों को कम करके और उसमें अपना समय ज़्यादा लगाने लगा। तो घर का खर्चा चलाना और सब चीज़ें करना, ये सब एक चैलेंज था मेरे सामने जी। तो 10 साल मैंने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया कि मेरी ज़रूरतों से जितना मैं काम करूँगा कमर्शियल, बाकी सब मैं इसी को दूंगा, क्योंकि यही मुझे ज़िंदा करके जाएगा, अमर करके जाएगा। और मैंने उस पर काम करता रहा निरंतर। तो इस तरह जो है, मैंने फिर जब वो काम मुकम्मल किया तो मेरे पास कुछ विदेशी आए और उनको जब मैंने बताया तो वो हैरान हो गए कि आज भी ऐसा कुछ हो सकता था, जबकि उनको इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं थी जी। तो ये किताब मुझे पब्लिश करनी पड़ी। बाहर मेरी एग्जीबिशन थी यूरोप में जी। और यहाँ का कोई पब्लिशर तैयार नहीं था उसके लिए। अच्छा। मैंने सोचा अगर मैं ये लिटरेचर साथ में नहीं दूंगा तो लोग मेरी चीज़ को ठीक से समझ ही नहीं पाएंगे जी। तो इस तरह से जो है मैंने बहुत स्ट्रगल करके फिर इस बुक को जो है पब्लिश करवाया। जी जी जी। और आज ये आउट ऑफ प्रिंट है और बड़ी इसकी जो है डिमांड है जी। और अभी रिसेंटली एक राइटर हैं यहाँ कंचन माथुर जी। उन्होंने मेरी बायोग्राफी लिखी है। अच्छा। उन्होंने विश्वमोहन भट्ट साहब पे भी लिखी हैं। जी जी जी। तो ऐसे और भी कुछ मेरी किताबें पब्लिश हुई हैं। जी जी। तिलक साहब, अब जब हम एक कलाकार आगे बढ़ता है उसके साथ प्रशंसकों का हुजूम होता है, आलोचक भी मिलते हैं, क्या आपके साथ भी आलोचक रहे? साहब ये तो देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि मैं तारीफ करने वालों से ज़्यादा प्रधानता आलोचकों को देता हूँ, क्योंकि कबीर का मैंने पढ़ा साहब, निंदक नेड़े रखिए। हाँ। क्योंकि वो आपको सुझाएंगे कि आप में क्या कमियां रह गई और आप उसको बुद्धिमानी से देखें कि ये आलोचना मुझे ईर्ष्यावश कर रहा है। हाँ। या मेरे काम में वाकई कमी है तो मैं उसको रिमूव करूं। बिल्कुल सही। और ईर्ष्यावश कर रहे हैं तो मैं उसको बाईपास कर देता हूं कि ठीक है ये तो होगा ही। जी के साथ आपका नाम के साथ एक टाइटल है क्राफ्टमैन। हाँ। तो मतलब एक क्राफ्ट की जब बात चले तो छोटा टाबर आजकल बहुत ही के प्रति आकर्षित रहे हुए है, हर टाइम क्यों क्राफ्ट करता रहे जी, वो बिल्कुल, चाहे। तो बिल्कुल। बाकी खातिर भी आपको कोई प्रयास है? सब देखिए, ये उनमें जो जन्मजात देन है ईश्वर की, उसको आगे बढ़ाना चाहिए, उसको कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपके जीवन से जुड़ी हुई चीज़ हैं, संगीत, चित्रकला और ये सब। और अक्सर यही होता है कि हम उसको मुख्य रूप से नहीं ले पाते। आप अगर ये सोचेंगे कि ये सब जो कर रहे हैं इससे इस आगे कुछ नहीं होगा, इससे क्या होगा, ऐसा नहीं है। अगर आप किसी भी फील्ड में उनकी रुचि है और चलाते हैं, ख़ास तौर से कला में और में, तो उसका जीवन तो महकेगा ही महकेगा, वो ज़्यादा तरक्की करेगा। बिल्कुल सही आपने कहा। तो मतलब छोटा टाबर भी आगे मैंने सिखावा आगे बिल्कुल, बढ़ सके। मैं इसीलिए कोशिश में हूँ कि ख़ास तौर से छोटे बच्चों को जो है समर वैकेशन में और में वो आएँ और कुछ सीखें, तो वो उनकी जो है वो अंदर की जो चीज़ है वो बाहर निकलेगी और वो ये कला से ही वो आगे बढ़ेंगे। आपने बहुत अच्छी आगे बढ़ने की बात बताई है तिलकदाई साहब। आगे बढ़ते बढ़ते अब वक्त हमें आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दे रहा, क्योंकि वक्त तो अपने समय इसका पाबंद है। बिल्कुल बिल्कुल। तो चलने से पहले जो आज की युवा पीढ़ी है या जो कलाकार सीखना चाहते हैं, इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, वो किस तरह से आगे बढ़ें? एक छोटा सा संदेश आपकी ओर से। सब यही है कि वैसे तो बहुत सारे अलग अलग इसमें माध्यम हैं, विधाएं हैं, पर अगर आप अपनी परंपरागत शैलियों को जिंदा रखते हैं तो उससे हमारी संस्कृति बचती है, हमारी सभ्यता का जो है वो रहता है जी। और इसके लिए उनको किसी भी जगह ये प्रयास करना चाहिए कि हमको सीखने का मौका मिले। जी जी। बस बशर्ते आपकी काबिलियत, आपकी कला ने पहचानो, कब आपका मायने है तो बिना पिछाड़ो और फिर आगे बढ़ाओ। बिल्कुल पूनम, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले धन्यवाद देते हैं पद्मश्री तिलकदाई साहब, आप आए अलबेलो आपका भी राजस्थान सबका में, धन्यवाद। और आपके आने से हमारा कार्यक्रम और समृद्ध हुआ। बहुत बहुत आपका आभार। धन्यवाद। और अब चलते हैं अलबेलो राजस्थान से। इससे पहले कि हम चलें, आप सभी को कल आने वाली महाशिवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। महादेव का ध्यान कीजिए और अपना कल्याण कीजिए। अगले अलबेलो राजस्थान में आपसे फिर मुलाकात होगी। आगे दीजिए प्रणय भारद्वाज को। आज जाते पूनम कंवर।